आज जो है वो ये है, कल हमने चर्चा की थी किस तरह बसपा से चुनकर आए विधायकों ने कांग्रेस सरकार को बचाने में योगदान दिया और सरकार के साथ मिलकर काम किया, पार्टी में शामिल हो गए। क्या कांग्रेस उनको टिकट दे पाएगी, जबकि वो कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरा कर आए थे सीट दर सीट। ऐसा ही काम निर्दलीय विधायकों ने किया। निर्दलीय विधायक भी कम से कम 13 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया कांग्रेस को सरकार बचाने के लिए, और उस समर्थन के बेसिस पर सरकार में दम आया, बचाने का जोखिम उठाया और एकजुट होकर के सारे विधायक अशोक गहलोत के साथ रहे। अब इन निर्दलीय विधायकों पर चर्चा कर लेते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इनसे भी इनको वचन दिया गया था कि हम आपको टिकट देंगे कांग्रेस का, ऐसा माना जाता है राजनीतिक क्षेत्र में। तो क्या ये संभव हो पाएगा कि इन 13 के 13 लोगों को जो निर्दलीय विधायक चुनकर आए समर्थन दिया जा सके, टिकट दिया जा सके कांग्रेस का? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर के बाहर निकलते ही बस्ती की। लक्ष्मण मीणा IPS 79,000 80,000 के आसपास वोट मिले, और उन्होंने कन्हैयालाल मीणा बीजेपी के जो दिग्गज थे, कई बार जीते हुए MLA कन्हैयालाल मीणा, बड़ा नाम उनका, उनको हराया। लेकिन उनसे दुगने वोट मिले इनको, लक्ष्मण मीणा को। लक्ष्मण मीणा दरअसल कांग्रेस के ही MLA होने वाले थे, कांग्रेस के टिकट जारी होने वाले थे। अंदरूनी राजनीति चलते उनको टिकट नहीं दिया गया, और एक दौलत मीणा जैसे नॉन सिग्निफिकेंट आदमी को, जिसका कोई ऐसा पॉलिटिकल वजूद नहीं था कि मान लिया जाए कि वो जीत सकते हैं, उनको टिकट दे दिया गया। लक्ष्मण मीणा उतर पड़े मैदान में, IPS रह चुके और बहुत ही सोबर जेंटल इमेज है इनकी, तो ये 80,000 के आसपास वोट लेके आए। मज़े की बात यह है कि नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 इन सबके वोट मिला दी जाएं तो सबके वोट मिलाने के बाद भी 2-4 वोट हो सकता है इनके ज़्यादा हों, लक्ष्मण मीणा के। और इसमें खास बात ये थी कि अंजू धानका जो पहले यहाँ से MLA रही थी, अंजू धानका तीसरे नंबर पर 25,000 वोट मिले उनको, निर्दलीय थी वो। यहाँ की खास बात यह है कि धानका कम्युनिटी ST में आती है। ये बात अंजू धानका ने जब पहली बार चुनाव लड़ा और MLA बनी तब उजागर हुई। बस्ती के लोग अदर देन मीणा किसी को चाहते थे कि आ जाए, अंजू धानका ने इसका फ़ायदा उठाया। मीणा समाज की एकजुटता और उसका एग्रेशन, उससे हटके जो नॉन मीणा वोट थे वो सारे पोलराइज हुए, ध्रुवीकृत हुए, और उन्होंने अंजू धानका को, एक धानका समाज ST में आता है ये बात जानने के बाद, उनको जमकर वोट दिए, निर्दलीय MLA बनाए। क्योंकि वो तीसरी बार चुनाव लड़ रही थी और लक्ष्मण मीणा IPS हुए, लेकिन कोई कड़क रौबदार आदमी नहीं है। वो उसी तरह की सोबर जेंटल आम आदमी सरी की बात करते हैं, चौपाल पर बैठने वाले आदमी हैं, और उनमें बस्ती के लोगों को अपने जैसा आदमी दिखा। मीणा भी हैं परंतु वो उनके अपने जैसे भी लगे, इसलिए सारा वोट एन ब्लॉक मीणा समाज के अलावा भी दूसरा वोट लक्ष्मण मीणा के पास चला। इसलिए अंजू धानका तीसरे नंबर पर आई। चौथे नंबर पर दौलत मीणा जो कांग्रेस के आए, उनका आज भी ऐसा वजूद नहीं कांग्रेस को टिकट देने में लक्ष्मण मीणा को कोई परेशानी हो। इसलिए बस्ती में लक्ष्मण मीणा को टिकट देते समय अपना वादा निभा सकती है कांग्रेस, उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और लक्ष्मण मीणा ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, इसकी समीक्षा हम फिर किसी दिन करेंगे। लेकिन 4 उम्मीदवारों को मिलने वाले वोटों से ज़्यादा वोट उनको मिले थे, 80,000 के आसपास। चारों को मिलके भी इतने ही होते हैं लगभग वोट। तो ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस लक्ष्मण मीणा को उनके दिए गए समर्थन के बदले अपना टिकट दे पाएगी, और टिकट देगी तो लक्ष्मण मीणा अच्छी टक्कर देने की स्थिति में है, ऐसा लगता है। इसलिए यहाँ कांग्रेस को वादा निभाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली बस्ती में। लेकिन शाहपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ चलते हैं। ये भी शाहपुरा भी जयपुर की बाहर लगती हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है, और शाहपुरा की बात यह है कि वहाँ आलोक बेनीवाल निर्दलीय 66,000 वोट लेके आए, जो कमला बेनीवाल के बेटे हैं। कमला बेनीवाल डिप्टी CM रही है राजस्थान की, गुजरात की राज्यपाल रही हैं, उनके बेटे हैं। 66,000 वोट लेके आए, लेकिन इनसे 3800 वोट कम थे कांग्रेस के प्रत्याशी मनीष यादव के। मनीष यादव राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें कड़ी टक्कर दी। बीजेपी के
राव राजेंद्र सिंह जो पहले एमएलए और विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं, वो तीसरे नंबर पर आए और राव राजेंद्र सिंह को 40,000 वोट मिले। तो ट्रेंगुलर फाइट में निर्दलीय आलोक बेनीवाल जीत के आए, पर जो नंबर 2 रहे मनीष यादव, वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। आज अगर कांग्रेस आलोक बेनीवाल से समर्थन के बदले उनको टिकट देने का वादा निभाना चाहे तो मनीष यादव निभाने देंगे क्या, जो मात्र 3800 वोट से हारे हैं। यहां कांग्रेस को निश्चित तौर से दिक्कत आएगी आलोक बेनीवाल को टिकट देने में। आलोक बेनीवाल ट्रेडिशनल कांग्रेसी परिवार के कमला बेनीवाल के पुत्र, और विराटनगर और शाहपुरा जब पहले एक सीट होती थी बैराट के नाम से, तब कमला बेनीवाल यहाँ से कई बार एमएलए चुनी गई। जब डिवाइड हो गई तो काफ़ी इलाका शाहपुरा में आ गया, काफ़ी इलाका, कुछ इलाका विराटनगर में चला गया। तो कमला बेनीवाल की ट्रेडिशनल सीट है ये, वहाँ से उनके पुत्र आलोक बेनीवाल निर्दलीय जीते हैं। हालांकि जीते 3800 वोट से थे, कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर। राव राजेंद्र सिंह तीसरे नंबर पर रहे बीजेपी के। लेकिन अब कांग्रेस अगर आलोक बेनीवाल को टिकट देती है समर्थन के बदले, अपनी कोई वचनबद्धता है उसको निभाना चाहती है, तो मनीष यादव बीच में आएंगे, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े, मात्र 3800 वोट से आ रहे। यहाँ कांग्रेस को दिक्कत आ सकती है आलोक बेनीवाल को। ये हो सकता है कि आलोक बेनीवाल को वो बैराट सीट के ही दूसरे हिस्से विराटनगर में भेज दे, वहाँ भी काफ़ी संख्या में जाट हैं, और कंबाइंड सीट थी जब शाहपुरा और विराटनगर मिलके, कमला बेनीवाल वहाँ से एमएलए थी। लेकिन वहाँ इंदिराज गुर्जर एमएलए कांग्रेस के, सचिन पायलट के बहुत नज़दीकी हैं, कैसे उनका टिकट काटा जा सकेगा। इसलिए कांग्रेस के सामने ये दुविधा होगी, कैसे वो शाहपुरा में टिकट दे ना दे आलोक बेनीवाल को, और अगर नहीं दिया और वो फिर ट्रेंगुलर फाइट में लड़ लिए तो उनकी जीत के आने की संभावना वैसी बनी रहती है जैसे पिछली बार। और इसके अलावा दूदू सीट पर आते हैं हम, ये जयपुर से बाहर निकलते ही अजमेर की तरफ जाते हैं, दूदू सीट आती है। बाबूलाल नागर यहाँ से एमएलए निर्दलीय जीत कर आए। बाबूलाल नागर पहले कांग्रेस में थे, मंत्री रहे राजस्थान सरकार में, अशोक गहलोत के सबसे नज़दीकी लोगों में से एक, और बाबूलाल नागर 68,000 वोट लेकर के जीते। नंबर 2 पे प्रेमचंद बैरवा थे बीजेपी के, और करीब 15,000 वोटों का 14-15,000 वोटों का अंतर रहा दोनों। लेकिन कांग्रेस का ओरिजिनल प्रत्याशी रितेश बैरवा तीसरे नंबर पर रहा, और रितेश बैरवा को 28,000 वोट मिले। अगर वो बैरवा वोट हैं और बैरवा वोट ही प्रेमचंद बैरवा के डिवाइड किए उन्होंने, तो निश्चित तौर पर बाबूलाल नागर को जब टिकट दिया जाएगा तो उनको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। लेकिन कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट अगर रितेश बैरवा को मिला है और बाबूलाल नागर को भी गया है, निश्चित तौर पर बाबूलाल नागर वहाँ पुराने कांग्रेस थी और काफ़ी एस्टेब्लिश कांग्रेस ही रहे, निर्दलीय जीते हैं, तो उनको टिकट देने में रितेश बैरवा कोई आड़ लगा सके ऐसा नहीं लगता। कांग्रेस के सामने कोई दुविधा तो नहीं होगी, लेकिन बैरवा वोटों का डिवीजन खत्म होएगा, इससे सावधान रहना होगा बाबूलाल नागर को। हालांकि बाबूलाल नागर ने 5 साल बहुत तो विकास के काम कराए अशोक गहलोत सरकार का समर्थन लेने के बाद, क्योंकि वो अशोक गहलोत के काफ़ी नज़दीक रहे, सेवा दल के अध्यक्ष रहे राजस्थान के। और बाबूलाल नागर जैसा हमने कई बार जाना भी बातचीत में उनसे, कि हर दिन 5-7 जगह बैठने जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, सुबह 8-10 बजे 9-10 बजे निकलते हैं, रात 12 बजे घर लौटते हैं जयपुर। तो उन्होंने बहुत मेहनत की 5 साल, इसलिए वो कांग्रेस की टिकट पर भी जैसे ट्रेंगुलर फाइट में जीत के आए निर्दलीय 14-15,000 वोट से, कांग्रेस की टिकट पर भी मजबूती से वो अपना दावा रखेंगे, मजबूती से टक्कर देंगे, ऐसा लगता है। कांग्रेस को यहाँ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब जो दिक्कत आ सकती है वो किशनगढ़ में आ सकती है। किशनगढ़ में सुरेश टांक ने निर्दलीय चुनाव जीता, और सुरेश टांक वहाँ पर बीजेपी के टिकट पर नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके, मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके। पूरा मार्बल एरिया उनके साथ खड़ा हो गया था, वो निर्दलीय खड़े हुए थे। उन्होंने बीजेपी के डॉक्टर विकास चौधरी को हराया, जो अजमेर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, और वसुंधरा राजे के बेहद करीब है। जब वो छात्र संघ के अध्यक्ष थे अजमेर विश्वविद्यालय के, तो वसुंधरा राजे उनके छात्र संघ का उद्घाटन करने गई थी। बाद में वसुंधरा राजे ने उनका टिकट दिया। उस वक्त के जो विधायक थे भागीरथ चौधरी, उनका टिकट काटकर टिकट दिया। बाद में भागीरथ चौधरी लोकसभा में चले गए, अलग बात है। अब डॉक्टर विकास चौधरी बीजेपी से आएंगे नहीं आएंगे, ये बात तो
एक प्रश्नवाचक चिन्ह लिए हुए खड़ी है, क्योंकि ऐसा सवाल चल रहा है कि 6, 7, 10 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए, उनमें भागीरथ चौधरी का नाम भी है। लेकिन भागीरथ चौधरी खुद इच्छुक नहीं है विधानसभा चुनाव लड़ने के, परंतु हो सकता है पार्टी का फैसला हो कुछ सांसदों को लड़ने का, उसमें उनका नंबर है। विकास चौधरी वो व्यक्ति हैं जो सादा सर वसुंधरा जन्मदिन मनाया गया, 25-30 गाड़ियाँ लेके गए। जब वसुंधरा जी किशनगढ़ से गुजरती हैं, अजमेर जाती है, कहीं और जाती हैं, सैकड़ों की संख्या में अपने समर्थकों को लेके वहाँ स्वागत करते हैं, जय जयकार करते हैं वसुंधरा जी की। बिल्कुल वसुंधरा जी के करीबी व्यक्ति हैं। अब टिकट बांटते वक्त किसका श्रेय रहता है, पार्टी आलाकमान के पास सर्वे क्या है। हालांकि विकास चौधरी ने 5 साल कमर कसी है, 65,000 वोट लेके आए थे, पहली बार चुनाव लड़ता था, 65,000 वोट लेके आए थे। और वो तब लाए थे जब कांग्रेस का प्रत्याशी और कांग्रेस का बागी प्रत्याशी दोनों जाट थे। किशनगढ़ सीट को जाट ओरिएंटेड सीट माना जाता है। कभी सुवालाल चौधरी वहाँ से जीतते थे, कभी भागीरथ चौधरी जीतते थे, और कभी नाथूराम सिनोदिया वहाँ से जीतते थे। नाथूराम सिनोदिया कांग्रेस की टिकट पर कई बार एमएलए रहे, वहाँ से उनका टिकट काटा गया और पायलट समर्थक नंदराम ढाकण को टिकट दिया गया। नंदराम ढाकण तो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनकी तो जमानत जब्त हो गई। नाथूराम सिनोदिया 22,000 वोट लेकर आए, तीसरे स्थान पर रहे, और 65,000 वोट लेकर विकास चौधरी दूसरे स्थान पर रहे। पहले स्थान पर 82,000 वोट लेकर के सुरेश टांग रहे, सुरेश टांग जीत कर आए। सुरेश टांग जब जीत कर आए थे तो पूरी मंडी एक हो गई थी उनके पक्ष में। जाट वोट डिवाइड हुआ 3 हिस्सों में, पहली बात। दूसरी बात, पूरी मंडी के लोग, व्यापारी, जो बीजेपी के थे वो भी, कांग्रेस के थे वो भी, वो सब एकजुट हो गए। मदनगंज किशनगढ़ जो शहर था, कस्बा था, उसने पूरा खुलकर साथ दिया सुरेश टांग का। सुरेश टांग उन 3 विधायकों में से थे, निर्दलीय विधायकों में से, जो सचिन पायलट के साथ मानेसर गए थे। और मानेसर में जाने के बाद उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई यहाँ पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में। वो फिर 3 विधायक अलग जगह रहे, तीनों निर्दलीय, बाद में लौट के आए। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन्होंने विकास का काफ़ी काम कराया किशनगढ़ में। खासतौर पे मदनगंज के बीच से निकलने वाली सड़क, जिस तरह सीमेंटेड सड़क बनाई है उन्होंने, वो तो काफ़ी सराहनीय काम है उनका। परंतु इस बार जाट वोट उस तरह शायद डिवाइड ना हो, एक बात। दूसरी बात ये, कांग्रेस को इनको टिकट देने में जोड़ आएगा, क्योंकि ये ट्रेडिशनली किसान ओरिएंटेड जाट बेल्ट की सीट मानी जाती है किशनगढ़। इसलिए गैर जाट को, और अगर जाति समीकरण देखें तो कोई समीकरण नहीं है इनका, सिवाय इसके कि व्यापारी वर्ग इनके साथ था, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ के असंतुष्ट लोग इनके साथ हो गए थे खड़े। आज वो स्थिति आएगी या नहीं आएगी, कांग्रेस को इनको टिकट देने में बहुत जोर आएगा। किसी गैर जाट को टिकट देना आसान नहीं हुआ, कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए। अभी तो ये भी सवाल निशान है, सुरेश टांग खुद किससे टिकट चाहते हैं, बीजेपी से या कांग्रेस से। किशनगढ़ में चर्चा है वो ये है कि वो बीजेपी के टिकट पर नगर पालिका अध्यक्ष रहें, हो सकता है एक टाई वहाँ बीजेपी में करें। और दूसरे लोग कहते हैं, उनके समर्थक, तो नहीं, अशोक गहलोत का कमिटमेंट है उनको टिकट देने का, अशोक गहलोत उनको टिकट देंगे ही। लेकिन इस बार भी मुझे लगता है कि 1-2 निर्दलीय किशनगढ़ में जरूर खड़े होंगे, और हो सकता है वो फाइट को ट्रेंगुलर बना दें। खास तौर पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी से कोई व्यक्ति जरूर से आ सकता है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी का आदमी दूजों में भी चुनाव लड़ा था और 18,000 20,000 वोट लेके आए थे। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कुछ वजूद नहीं रखते। और हनुमान बेनीवाल काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, जाट बेल्ट की जितनी सीटें हैं उन सीटों पर वो कुछ ना कुछ करके दिखाएं, भले वोट ही काटें किसी पार्टी के, अपना वजूद दिखाएं, वजूद दिखाकर ये अपनी एक्सेप्टेंस पॉलिटिकली इसको स्वीकार कराएं। तो मैंने आज आपके सामने 4 निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस टिकट दे पाएगी नहीं दे पाएगी समर्थन के बदले, इस पर चर्चा की। अब आने वाले समय में सोमवार को जब पेनल्टी कॉर्नर में हाजिर होंगे, अगले 4 विधायकों की, संयम लोढ़ा की, जोजावर की, खुशबीर सिंह जोजावर की, 3-4 और विधायकों की हम चर्चा करेंगे जिन्होंने कांग्रेस की सरकार को समर्थन देकर बताया। क्या कांग्रेस समर्थन का अपना वादा निभा पाएगी उनके साथ, इस पर चर्चा करेंगे। फिर शेष 5 विधायकों पर फिर चर्चा करेंगे, जिसमें ओम प्रकाश हुड्डा भी शामिल हैं। तो आने वाले दिनों में हम राजनीतिक हलचल पर चर्चा करेंगे, उसकी समीक्षा भी करेंगे। साथ ही हम कांग्रेस सरकार को जिन निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया, क्या आने वाले चुनाव में कांग्रेस अपने टिकट पर उन्हें चुनाव लड़ा पाएगी, अगर लड़ाएगी तो क्या टिकट देने में परेशानी सामने आएगी, और लड़ते समय क्या रणनीतिक कौशल दिखाना पड़ेगा, क्या रणनीति बनानी पड़ेगी, इस पर चर्चा करेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।